हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिलैरिटी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। सो बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिलैरिटी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कैपिलैरिटी के बारे में। देखो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जब आपने क्लास 11-12 करी होगी तो वहाँ पर भी आपने कैपिलैरिटी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें याद भी हों और ये भी हो सकता है कि वो आपको वो सारी चीज़ें याद ना हों। अगर याद हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो हम बात करने वाले हैं कैपिलैरिटी की। तो कैपिलैरिटी का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। देखो होता क्या है कैपिलैरिटी के अंदर, मान के चलो कोई भी लिक्विड का कंटेनर है। ठीक है, उसमें कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड का कंटेनर है, उसमें कोई भी लिक्विड फिल है। अब उस लिक्विड के कंटेनर में हम एक गिलास ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी ट्यूब, ठीक है, उसे हम डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस गिलास ट्यूब को डालते हैं। ठीक है, अच्छा जब हम उस गिलास ट्यूब को उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ उस कैपिलैरिटी ट्यूब को डालते हैं, तो वो जो लिक्विड है जो उस कंटेनर में है वो उस गिलास ट्यूब के अंदर या तो कुछ हाइट ऊपर राइज कर जाता है या फिर कुछ हाइट जो है नीचे डिप्रेस्ड हो जाता है। कहने का मतलब दो चीज़ें होती हैं जब हम उस कैपिलैरिटी ट्यूब या फिर मैं कहूँ जो ग्लास का होता है ग्लास ट्यूब, उसे जब उस लिक्विड से भरे कंटेनर में डालते हैं तो वो जो कैपिलैरिटी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड आता है उसमें दो केस बनते हैं। पहला, या तो वो राइज कर जाएगा कुछ हाइट, मतलब कि जो उसके अंदर लिक्विड होगा वो कुछ हाइट जो लेवल है लिक्विड कंटेनर के अंदर लिक्विड की, ठीक है, उससे कुछ हाइट ऊपर बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, लिक्विड उस ट्यूब के अंदर। और दूसरा केस क्या है, या फिर वो लिक्विड उस लिक्विड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट से कुछ हाइट डिप्रेस्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दो केस बनते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये तो मान के चलो ये पूरा लिक्विड है। ये मैंने थोड़ा सा शेडेड करा हुआ है पेंसिल से, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा लिक्विड है। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें ये ग्लास की कैपिलैरिटी ट्यूब डाली है तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो लिक्विड है वो कुछ हाइट क्या कर गया है, राइज कर गया है। तो ये कैपिलरी राइज का एग्जांपल हो गया। वहाँ पर ही जैसे ही हमने दूसरा ट्यूब डाला है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर कुछ अलग कंडीशंस होंगी, तो यही जो लिक्विड था वो क्या कर गया है, इस समय डिप्रेस्ड कर गया है। वो इसमें राइज करने की जगह क्या कर गया है, डिप्रेस्ड कर गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दो कंडीशंस हैं जब भी हम लिक्विड से भरे कंटेनर में किसी ग्लास ट्यूब को डालते हैं या फिर मैं कहूँ कैपिलैरिटी ट्यूब को डालते हैं तो उसके अंदर लिक्विड या तो राइज कर जाएगा कुछ हाइट तक या डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। ठीक है, इसी पूरे फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, कैपिलैरिटी कह देते हैं। सो आई होप आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा इस टॉपिक के बारे में। अब चलेगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो ध्यान दें और ढंग से समझें। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर ए लिक्विड in contact with a surface, if adhesion predominates cohesion, then the liquid will wet the surface with which it is in contact and tend to rise at the point of contact। देखो होता क्या है, सपोज करके चलो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ये है। ठीक है, अभी आप इसे भूल जाओ, मैं इसे काट देता हूँ, नया बना देता हूँ। मान के चलो ये एक लिक्विड से भरा कंटेनर है, कुछ बॉक्स, ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक गिलास ट्यूब डाला, सपोज करो। ठीक है, कहने का मतलब ये लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरे से आपस में एक फोर्स लगा रहे होंगे। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेशन। उस फोर्स को बोलते हैं हम कोहेशन। अच्छा, तो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेशन। वहीं देखो दो चीज़ें हैं, पहला है कोहेशन, ठीक है,
कोहेशन, दूसरा है एडहेशन, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। कोहेशन क्या होता है, ठीक है, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो होता है क्या, कोहेशन। यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ही होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कोहेशन। वहीं मैं बात करूं अगर एडहेशन की, तो फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो आपका क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अब ये ग्लास का ट्यूब इसके अंदर डाला है, सॉरी, यस, नाउ, तो देखो ये ग्लास का ट्यूब मैंने जब इसके अंदर डाला तो ये ग्लास है तो इसके अंदर ग्लास के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, दिख नहीं रहे होंगे पर वो ग्लास के पार्टिकल्स होंगे। और ये लिक्विड है तो जब ये लिक्विड से टच होगा तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, एक फोर्स डेवलप होगा। उसी फोर्स को हम क्या समझेंगे, वो कौन सा टाइप है फोर्स का, एडहेशन। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, जो कि ग्लास मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ग्लास मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है दो टाइप्स के फोर्स हैं और ये लगेगा लिक्विड से लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। देखो कोहेशन फोर्स जो लगेगा वो लिक्विड के अंदर ही लगेगा, लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कोहेशन। और जो फोर्स इस गिलास के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो लिक्विड के पास मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों के बीच में लगेगा, यानी ग्लास मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, एडहेशन। बोलो ये दो बात क्लियर हुई। अब देखो जो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, जब भी कोई लिक्विड किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है, देखो जैसे कि ये लिक्विड भरा कंटेनर था, जब मैंने इसमें गिलास का कोई ट्यूब डाला तो ये इस गिलास ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में आया होगा ये लिक्विड। कहने का मतलब जैसे ही मैंने इसके अंदर गिलास ट्यूब डाला इस लिक्विड भरे कंटेनर के अंदर, तो जो गिलास है, ये गिलास का जो सरफेस है वो इस लिक्विड के कांटेक्ट में आया होगा। देन क्या होगा, कोहेशन तो पहले से लग ही रहा था लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब गिलास ट्यूब आ गया है तो इसका कोई सरफेस है और इसका कोई सरफेस है, ठीक है। तो अब जब ये ग्लास ट्यूब इसके कांटेक्ट में आया, यानी ग्लास मॉलिक्यूल्स और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनमें एक फोर्स बनना या फिर मैं कहूँ लगना शुरू हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं एडहेशन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जब भी हम किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में किसी सरफेस को लाते हैं, ठीक है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है और जो वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फोर्स लगाते हैं, जैसे बोलते हैं एडहेशन। और कोहेशन तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लग ही रहा होता है। अगर वहाँ पर जो एडहेशन है वो ज़्यादा हो जाए कोहेशन से, कहने का मतलब क्या है, जो एडहेशन है मतलब जो इस केस में जो एडहेशन फोर्स लग रहा है, मतलब ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेशन फोर्स है, अगर वो ज़्यादा हो जाए कोहेशन फोर्स से, आई रिपीट, क्या कंडीशन बोली गई है कि एडहेशन फोर्स ज़्यादा हो जाए कोहेशन फोर्स से, तो होता क्या है, तो देन द लिक्विड विल वेट द सरफेस। पहली चीज़ क्या होती है, जो लिक्विड है वो क्या कर देता है, जो भी डाला गया है सब्सटेंस उसकी सरफेस को क्या कर देता है, वेट कर देता है। ये पहली चीज़ आपको क्लियर हुई। जब भी एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स से, ठीक है, विद विच इट इज़ कॉन्टैक्ट, वो उस जो लिक्विड है वो उस सब्सटेंस की सरफेस को गीला कर देता है जो उसके कांटेक्ट में है लिक्विड के। जैसे कि ये ग्लास ट्यूब यहाँ पे कांटेक्ट में है तो ये इसकी सरफेस को क्या कर देगा, गीला कर देगा। कब, जब एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स से, ठीक है। एंड टेंड टू राइज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे यहाँ से टच हुआ, यहाँ से ये क्या है, राइज कर जाएगा। ये लिक्विड है वो, जैसे कि ये इसकी लेयर थी मान के चलो, ठीक है, ये इसकी सरफेस थी, यानी कि इससे ऊपर लिक्विड नहीं है, इससे ऊपर लिक्विड नहीं है। तो जैसे ही हमने ग्लास ट्यूब इसके अंदर डाला, ठीक है, तो ये क्या है, इससे उठ के ऊपर हो जाएगा। टेंड टू राइज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ से जहाँ से ये छिलेगा, मतलब यहाँ से ये ग्लास ट्यूब टच होगा वहीं से पानी क्या है ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड विल बी कॉन्केव अपवर्ड एंड द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। ये है कंटेनर, ये है लिक्विड, ठीक है, थोड़ा अटैच करके दिखा दिया है। ये है लिक्विड, ये है इस लिक्विड की बाउंड्री, इससे ऊपर लिक्विड नहीं है, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर ग्लास ट्यूब डाला तो ये इसकी बाउंड्री पर टच हुआ, ये इसकी बाउंड्री पर टच हुआ, तो ये जो लिक्विड है, अब यहाँ पर क्या है, एडहेशन फोर्स
ठीक है, हम मान के चल रहे हैं जो एडहेशन फोर्स है वो क्या है, कोहेशन फोर्स से ज़्यादा है, यानी कि जो एडहेशन फोर्स है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है कोहेशन फोर्स को। ठीक है, तो इस समय जो लिक्विड होगा ना वो क्या है, इसकी सरफेस को एक तो गीला कर देगा। ठीक है, जो हमने डाला है ग्लास ट्यूब, इसकी सरफेस को गीला कर देगा, प्लस जो लिक्विड है वो यहाँ पे क्या है, राइज कर जाएगा। मतलब ये जो लेवल है लिक्विड का वो इसके अंदर से जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। और ये जो ऊपर वाली सरफेस ये बनेगी कुछ कॉनकेव शेप की। कैसी बनेगी, कॉनकेव शेप की। ठीक है, कुछ ऐसे कॉनकेव, कुछ ऐसे, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे सरफेस बनेगी कॉनकेव। तो वही बोला गया है द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड विल बी कॉनकेव अपवर्ड, ये कॉनकेव बनेगा ऊपर की तरफ, एंड द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। और इस समय जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है यानी कि थीटा वो क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर किसी भी अदर सब्सटेंस को डालते हैं या कोई और सरफेस उसके कांटेक्ट में आती है लिक्विड के, तो वहाँ पर एक एडहेशन फोर्स डेवलप हो जाता है। उस सरफेस मतलब उस सब्सटेंस जो जिसकी वो सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स प्लस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, अगर वो प्रीडोमिनेट है मतलब जो एडहेशन फोर्स है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेशन फोर्स। ठीक है, तो जो लिक्विड है वो उस सरफेस के सारे क्या है, राइज करने लग जाता है, मतलब कुछ ऊपर जाने लग जाता है, और वो ऊपर की तरफ क्या बना लेता है, एक कॉनकेव शेप बना लेता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ क्या बना लेगा, एक कॉनकेव शेप बना लेगा। कहने का मतलब ये मैं अगर अलग से दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी शेप बना लेगा। ठीक है, ऐसी शेप बना लेगा। ठीक है, और इस समय जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, कॉन्टैक्ट एंगल वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है थीटा वो क्या होगा, थीटा वो लेस देन होगा 90 से, मतलब क्या होगा, 90 से कम होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला केस समझ में आया कि एडहेशन ज़्यादा है कोहेशन से, तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो राइज कर जाएगा उस सरफेस के साथ। ठीक है, और उस समय क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर हुई। देखो एग्जाम्पल है इस एक चीज़ का, जो एग्जाम्पल हो गया इमर्सन ऑफ ग्लास ट्यूब इन वाटर। आप वाटर ले लो किसी भी कंटेनर में और उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब डाल दो। ठीक है, तो आप देखोगे उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो वाटर है वो क्या है, राइज कर जाएगा। ठीक है, जो वाटर लेवल होगा उससे क्या है, वाटर क्या है हमारा, राइज कर जाएगा। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो एडहेशन फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो वो जो लिक्विड है वो अपनी लिक्विड सरफेस से थोड़ा सा उस कैपिलरिटी, उस ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या कर गया है, राइज कर गया है। ठीक है, और उस समय जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, if for any liquid in contact with a surface cohesion predominates, the liquid will not wet the surface and the liquid surface will be depressed at the point of contact. The liquid surface will be concave downward and the angle of contact theta will be greater than 90. अब जस्ट मान के चलो क्या हुआ, जो आपका लिक्विड भरा हुआ था किसी कंटेनर में, अब उस समय जो कोहेशन फोर्स है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एडहेशन फोर्स। देखो जस्ट इसके रिवर्स कंडीशन है। देखो क्या बोला गया है, मान के चलो जैसे कि ये एक हमारा क्या है, लिक्विड कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड का आपका यहाँ पर है, सपोज करो ये। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स में लिक्विड है, मैं बता देता हूँ, ये लिक्विड है ऐसे करके। ठीक है, और ये मैंने मान के चलो कोई ट्यूब डाली, इसमें कोई ट्यूब डाली। ठीक है, अब वो ट्यूब डाली तो वो इस लिक्विड के कांटेक्ट में आई, ये लिक्विड की सरफेस थी, ये लिक्विड के अंदर आई, तो अब इस लिक्विड की कांटेक्ट में आई तो दो फोर्स लगेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो एक कोहेशन फोर्स लग ही रहा होगा, प्लस इस जो जिसकी ये बनी हुई है वो पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक फोर्स लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे एडहेशन फोर्स। अगर वो एडहेशन फोर्स कम है इस समय किससे, कोहेशन फोर्स से, मतलब कोहेशन फोर्स इस कंडीशन में यानी सेकंड कंडीशन में कोहेशन फोर्स क्या है, अगर ज़्यादा होता है आपका एडहेशन फोर्स से, किससे, एडहेशन फोर्स से कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है, इससे जस्ट जो अपोजिट केस था जिसमें एडहेशन फोर्स ज़्यादा था कोहेशन कम था। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, लिक्विड राइज कर रहा था इस ट्यूब के अंदर। ठीक है,
अब जस्ट उल्टा है, कोहेशन ज़्यादा है, एडहेशन कम है। तो इस समय क्या होगा, जो लिक्विड है वो क्या करेगा, डिप्रेस्ड करेगा, मतलब वो राइज करने की बजाय क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा और एक नीचे की तरफ क्या बनाएगा, कॉनकेव बनाएगा, यानी कि ऐसे, कुछ ऐसे, ये ठीक है। मतलब ये जो लिक्विड यहाँ पे था ये यहाँ तक तो होगा ही, बट यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो कुछ ऐसे ना होकर ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है, ये कुछ ऐसे, ये लिक्विड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शेप आएगी, बोलो बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है, जो आप अब पहले कर रहे थे, पहले क्या हो रहा था, एडहेशन ज़्यादा था, कोहेशन कम था। तो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में ये हो रहा था कि जो आपका लिक्विड है वो एक तो राइज कर रहा है, जो कांटेक्ट एंगल थीटा था वो 90 डिग्री से कम था, ठीक है, और वो वेट कर रहा था सरफेस को। कहने का मतलब ये है कि जब एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन से, सो तीन चीज़ें हो रही थी। पहली, लिक्विड विल वेट द सरफेस, ठीक है, वेट करेगा सरफेस को, ठीक है, मतलब जो सरफेस है, जो भी सब्सटेंस हमने उसके अंदर डाला है, ठीक है, उसकी सरफेस को वेट करेगा। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, कांटेक्ट एंगल थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। इस समय जो कांटेक्ट एंगल थीटा को कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तीसरी चीज़ क्या हो रही थी, लिक्विड राइज इन ट्यूब। जो भी हमने ट्यूब जिस सरफेस की डाली उसके अंदर क्या होगा, जो लिक्विड है वो क्या है, राइज कर जाएगा कुछ हाइट तक, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे थे, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। अब ये तो था पहला केस, ठीक है। अब हमने जस्ट पढ़ा इसका उल्टा केस। उल्टे केस में क्या है, उसमें क्या है, कोहेशन ज़्यादा है और एडहेशन फोर्स जो है वो कम है। तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें होंगी। पहली, लिक्विड यहाँ पे कर रहा था वेट, यहाँ पे वेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस, लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा, मतलब गीला नहीं करेगा। बोलो पहली बात क्लियर है, ठीक है। क्या होगा, जब भी कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा लिक्विड पार्टिकल्स का इन कंपैरिजन टू एडहेशन फोर्स किसके बीच में लग रहा होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और जो हमने सब्सटेंस डाला है, वो सब्सटेंस जिस भी चीज़ों से बना हुआ है उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है। तो वो क्या होगा, एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन से, तो उस समय क्या होगा, लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस, लिक्विड वेट नहीं करेगा सरफेस को, मतलब गीला नहीं करेगा, ठीक है। जो हमने ट्यूब डाला इसकी सरफेस को गीला नहीं करेगा। दूसरी बात, कांटेक्ट एंगल थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 और वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। इस समय क्या, कांटेक्ट एंगल, ये बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कांटेक्ट एंगल थीटा विल बी ग्रेटर देन 90, वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ क्या होगी, इस समय लिक्विड डिप्रेस्ड, मतलब वो राइज करने की जगह इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिप्रेस्ड इन ट्यूब, वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, लिक्विड है कुछ ऐसे करके डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो तीन चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। देखो, पहला, जब किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में कोई सरफेस आती है तो वहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो कोहेशन, एक एडहेशन। कोहेशन फोर्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ही लगेगा, एडहेशन फोर्स जो सरफेस है उसके पार्टिकल्स और जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में लगेगा। अगर एडहेशन फोर्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कोहेशन फोर्स, ठीक है, एडहेशन फोर्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कोहेशन फोर्स, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। लिक्विड जो है वेट कर देता है सरफेस को, ठीक है। कांटेक्ट एंगल थीटा जो है वो लेस होता है 90 डिग्री से, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज़ क्या है, जो लिक्विड है वो राइज कर जाता है उस ट्यूब के अंदर, जो भी ट्यूब या फिर जो भी हमने सब्सटेंस जो जिसकी सरफेस कांटेक्ट में आई है लिक्विड के, उसके अंदर क्या है, जो लिक्विड है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, मतलब एक हाइट तक वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, कहने का मतलब कोहेशन फोर्स ज़्यादा हो जाए, एडहेशन फोर्स कम हो जाए, तो इस समय क्या होगा, लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस, लिक्विड वेट नहीं करेगा सरफेस को, मतलब गीला नहीं करेगा। कांटेक्ट एंगल थीटा विल बी ग्रेटर देन 90, और इस केस में क्या होगा, जो कांटेक्ट एंगल है थीटा वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज़, लिक्विड डिप्रेस्ड इन ट्यूब, इस
पहले केस में लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, पर इस केस में क्या हुआ, लिक्विड अपनी सरफेस से, मतलब ये जो उसकी सरफेस थी उससे क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। डिप्रेस्ड मीन्स नीचे की तरफ आ गया, बढ़ने की जगह घट गया। ठीक है, मतलब उसकी जो हाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की जगह नीचे की तरफ बढ़ गई। समझ में आ रहा है? बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, और वो एक नीचे की तरफ कॉनकेव बनाएगा। पहले बना रहा था ऊपर की तरफ कॉनकेव, अब वो बनाएगा नीचे की तरफ कॉनकेव। ठीक है, सो आपको आई होप ये जो 2 पॉइंट है जो मैं यहाँ पे समझाए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। एग्जाम्पल भी सुन लीजिए दोनों के। पहले का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया, इमर्शन ऑफ ग्लास ट्यूब इन वाटर, मतलब वाटर किसी भी कंटेनर में फिल है, आप वहाँ पे ग्लास ट्यूब डाल दीजिए तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा जो हमने पहले केस में बताया। उस केस में एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा, और एडहेशन फोर्स जब भी ज़्यादा होता है तो जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ओके, अगर मैं बात करूँ दूसरे केस की तो इसका एग्जाम्पल है इमर्शन ऑफ ग्लास ट्यूब इन मरकरी। अब आप मरकरी के अंदर ग्लास ट्यूब को डाल दीजिए तो इसके अंदर क्या होगा, कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एडहेशन फोर्स। तो चीज़ें क्या होंगी जो हमने सेकंड केस में बताई, लिक्विड वेट नहीं करेगा सरफेस को, लिक्विड डिप्रेस्ड चला जाएगा, मतलब लिक्विड डिप्रेस्ड हो जाएगा ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में, और जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा को वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ओके, सो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। अब देखो आगे क्या बोला गया है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है, सच ए फिनोमेना। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आगे चलते हैं। सच ए फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेयर ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपिलैरिटी। तो यही जो फिनोमेना जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि लिक्विड जो हो रहा है वो या तो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है लिक्विड सरफेस। ठीक है, लिक्विड की जो सरफेस है रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। देखो कहने का मतलब ये है, ये थी इसकी जनरल लेयर, मतलब जैसे कि ये कंटेनर था और ये कंटेनर के अंदर लिक्विड यहाँ तक फिल है। ठीक है, लिक्विड ऐसे करके फिल है, ये लिक्विड पूरे में फिल है। अब ये जो लिक्विड की जो जनरल लेयर है, इससे लिक्विड या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो यही जो फिनोमेना है उसी को हम क्या कह देते हैं, कैपिलैरिटी कह देते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, सच ए फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस का राइज होना या घटना रिलेटिव इन कंपेरिजन टू किसके, एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड, जो बगल में ही, जो उसके बगल में ही जो जनरल लेवल है, मतलब ये वाला जो लेवल है, जैसे कि ट्यूब डाला। ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर तो क्या है, या तो ऐसा हो जाएगा लिक्विड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड, ठीक है, मतलब कि जो ये वाला लेवल है इस लेवल से ऊपर उठ गया, या फिर केस ऐसा होगा कि जो जनरल लेवल है इस लेवल से क्या होगा, लिक्विड का जो वो है वो कम हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड। तो ये 2 केस हैं, यानी इस केस में हाइट कम हो रही है और इस केस में हाइट बढ़ रही है। ये हाइट कम हो रही है, ये हाइट बढ़ रही है। कहने का मतलब वही फिनोमेना जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कैपिलैरिटी कह देते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखने की और समझाने की कोशिश करी है कि सच ए फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस है उसका राइज होना या फॉल होना रिलेटिव किसके कंपैरिजन में, एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड, जो जनरल लेवल है लिक्विड की उसके इज नोन एज कैपिलैरिटी। उसी को हम क्या कह देते हैं, कैपिलैरिटी कह देते हैं। सो आई होप ये पूरी की पूरी बातें जो भी मैंने आपको बताई हैं वो आपको ईजिली समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, नाउ इतनी बातें हमारे लिए क्लियर थी। अब आगे चलते हैं। देखो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा ध्यान दें। देखो यस, तो देखो, लेट द लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस और फॉल बाय एच above or below the general liquid surface when a tube of radius r is inserted in a liquid having a specific gravity s। देखो अब क्या है, अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या ड्राइव करने जा रहे हैं, हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। फॉर्मूला मतलब कैसे, फॉर्मूला मतलब ऐसे कि जैसे कि हमने देखा कि जब भी हम किसी लिक्विड भरे कंटेनर में हम क्या करते हैं, अपनी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ट्यूब को डालते हैं, तो उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, लिक्विड या तो राइज कर जाता है, लिक्विड का जो लेवल है वो राइज कर जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है। तो अब वो कितनी हाइट राइज करता है, कितनी हाइट आपका क्या करेगा, डिप्रेस्ड होगा, ये हम निकालने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे हम हाइट निकाल पाएँ कि वो जो लिक्विड है वो उस ट्यूब के अंदर कितना हाइट, मतलब कितनी हाइट ऊपर जाएगा या कितनी हाइट नीचे जाएगा। कहने का मतलब अभी हमने जैसे कि पहले एग्जांपल में देखा था कि
जैसे कि ये एग्जाम्पल था, इमर्सन ऑफ ग्लास ट्यूब इन वाटर। हमें ये तो मालूम है कि जब हम वाटर भरे लिक्विड कंटेनर में हम ग्लास ट्यूब को डालेंगे तो जो वाटर है वो ग्लास ट्यूब के अंदर राइज करेगा, बट कितनी हाइट राइज करेगा ये हमें नहीं मालूम। तो एक हमें फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले से हम ये निकाल पाएँ कि जो हाइट है वो कितनी राइज होगी किसके अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो हमें ये तो मालूम है कि जब मरकरी के अंदर हम ग्लास ट्यूब को डालेंगे तो जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो लिक्विड आएगा वो क्या करेगा, डिप्रेस्ड कर जाएगा। तो वो कितनी हाइट डिप्रेस करेगा, मतलब कितना नीचे जाएगा उस लिक्विड लेवल से, ठीक है, जो कि कंटेनर में है, जनरल लेवल जो है लिक्विड का उससे, तो वो हमें नहीं मालूम। तो वो ही निकालने के लिए हमें क्या है, एक फॉर्मूले की नीड है या फिर मैं कहूँ ज़रूरत है। तो अब हमें वो ही फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो चलेगा, बहुत ही आसान है, तो जल्दी से उस फॉर्मूले को भी ड्राइव कर लेते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं हाइट के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जिससे हम ये निकालेंगे कि जब भी हम किसी ट्यूब को किसी लिक्विड भरे कंटेनर में डालेंगे तो उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो कितना राइज कर जाएगा, कितनी हाइट राइज कर जाएगा या कितनी हाइट डिप्रेस कर जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक डेरिवेशन के थ्रू आता है। अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी कि यार ये है क्या। ठीक है, अभी मैंने ये पढ़ा नहीं है, मैं अभी पढ़ भी दूंगा, बट ये फॉर्मूला है तो ये ड्राइव करने के बाद आता है। तो अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, अभी यार ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। ठीक है, बट ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन अभी मैं इसे एक सिंपल फॉर्म में अभी आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, सो ध्यान दें यार और ढंग से समझें। तो चलो जल्दी से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। तो ध्यान दें, देखो सबसे पहली चीज़, मैं इस फॉर्मूले को पढ़ाने से पहले आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि आपने पढ़ा था ड्रॉपलेट, आपने पढ़ा था ड्रॉपलेट, तो आपने उसके अंदर क्या पढ़ाई थी, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए ड्रॉपलेट, ये पढ़ी थी। तो वो कितनी थी, तो आपने निकाला था प्रेशर इंटेंसिटी पी थी, वो क्या थी 2 सिग्मा बाय आर। आर क्या थी, रेडियस, रेडियस, ठीक है, ऑफ ड्रॉपलेट। आर क्या थी, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, वहीं पर सिग्मा क्या था, सरफेस टेंशन। ठीक है, और पी क्या था, प्रेशर इंटेंसिटी। एक्चुअल में ये प्रेशर इंटेंसिटी थी क्या, तो एक्चुअल में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी उस ड्रॉप के, कहने का मतलब अगर मान के चलो ये एक ड्रॉप है, ठीक है, ये एक ड्रॉप है, ठीक है, मान के चलो ये ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है, तो ये इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है, तो इसमें होगा आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहने का मतलब एक होगा बाहर आउटसाइड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्रॉप है, एक तो ड्रॉप के बाहर वाला प्रेशर जिसे हम कहते हैं आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, जैसे मैंने पी ओ से डिनोट कर दिया आउटसाइड प्रेशर, और एक है इस ड्रॉप के अंदर का प्रेशर जो कि कितना होगा पी आई, ठीक है, इनसाइड प्रेशर। कहने का मतलब है दो चीज़ें हैं, क्या हैं दो चीज़ें, एक है पी आई मीन्स इनसाइड प्रेशर, ठीक है, इनसाइड प्रेशर किसके, ड्रॉप के अंदर का, ठीक है, अच्छा ड्रॉपलेट के अंदर का, और पी ओ मीन्स आउटसाइड प्रेशर। बोलो ये दो बातें क्लियर हैं, ठीक है। पी ओ मीन्स आउटसाइड प्रेशर, जितना बाहर का प्रेशर है। अब बाहर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, ठीक है, तो हम उसे पी ओ से ही डिनोट कर रहे हैं। तो पी आई क्या है, इनसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट, और पी ओ क्या है, आउटसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है, तो इसका सिग्निफिक मतलब ये है क्या एक्चुअल में, तो ये है, देखो ये है जो प्रेशर इनसाइड है वो ज़्यादा होता है प्रेशर आउटसाइड से, और वो कितना ज़्यादा होता है, वो होता है 2 सिग्मा बाय आर। ये है जो P है वो क्या है, वो पी आई माइनस पी ओ है। कहने का मतलब ये है कि जो आउटसाइड प्रेशर है वो हमने जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने वहाँ पढ़ा था कि आउटसाइड प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है इनसाइड प्रेशर से, और वो कितना कम होता है, वो कम होता है 2 सिग्मा बाय आर। यही है प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि ये 2 सिग्मा बाय आर है क्या, ये है पी आई माइनस पी ओ, कि जो पी ओ है वो कितना कम है पी आई से, वो कितना कम होता है 2 सिग्मा बाय आर, या फिर मैं कहूँ जो पी आई है वो कितना ज़्यादा है पी ओ से, तो 2 सिग्मा बाय आर। सो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। ये जो प्रेशर इंटेंसिटी थी वो एक्चुअल में यही थी, पी आई माइनस पी ओ, और वो बराबर होती है किसके, 2 सिग्मा बाय आर के। ये हमने देखा। अब बोलो इतनी बात क्लियर है। तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमने 2 सिग्मा बाय आर, 4 सिग्मा बाय आर या सिग्मा बाय आर निकाला था वो क्या था, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। यही हमने निकाला था उन तीनों चीज़ों में, ड्रॉपलेट, लिक्विड जेट और आपका बबल के केस में, ठीक है। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं इस अपने कैपिलरिटी वाली चीज़ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, तो देखो अब मैं फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करूँगा कैपिलरी राइज के लिए,
ठीक है, मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला ड्राइव करूँगा वो होगा कैपिलरी राइज के लिए, और वही फॉर्मूला जस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए, कैपिलरिटी डिप्रेस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि यार बस वहाँ हाइट क्या है, डिप्रेस्ड होगी, यहाँ पर हाइट क्या है, राइज होगी। तो कहने का मतलब यही है कि मैं एक चीज़ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करूँगा और वो ही एप्लीकेबल हो जाएगा सेकंड चीज़ के लिए भी, उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करूँगा, मैं फॉर्मूला ड्राइव करूँगा कैपिलरी राइज के लिए। किसके लिए, कैपिलरी राइज के लिए। ठीक है, कि जब मैं ट्यूब डालूंगा तो उसके अंदर लिक्विड क्या होगा, आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, राइज करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, आपको बात क्या याद रखनी है, आपको बात याद रखनी है कि प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड बराबर होता है 2 सिग्मा बाय आर। आर ऐसे लिख दो या आर छोटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, मान के चलो जैसे कि ये है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, ध्यान से, ये एक है लिक्विड कंटेनर। अब मैं कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। ये है लिक्विड कंटेनर जिसमें है मेरा लिक्विड, तो मैं यहाँ लिक्विड बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लिक्विड है, ये लिक्विड है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या डाली है, ट्यूब डाली है। ये लिक्विड है वाटर। ठीक है, वाटर, और ये ट्यूब क्या है, ग्लास ट्यूब। तो हमने पढ़ा है कि ग्लास ट्यूब जब भी हम डालते हैं वाटर के केस में तो कैपिलरी राइज ही होता है, ये हमने पढ़ा है। तो जो लिक्विड यहाँ पे होगा ना, जब ये लिक्विड, ये ग्लास ट्यूब नहीं था तो ये लिक्विड बिल्कुल सेम लेयर में होगा, लेकिन जैसे ही हमने ये ग्लास ट्यूब डाला तो जो यहाँ का लिक्विड था वो यहाँ पर ना रह के क्या हो गया, वो कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे लिक्विड। कहने का मतलब ये है जो लिक्विड है जो बिल्कुल लेवल में था, ठीक है, जो बिल्कुल लेवल में था वो लेवल में ना रहकर अब क्या हो गया, कुछ हाइट इंक्रीज मतलब राइज कर गया। कहने का मतलब वो ये वाली जो हाइट है वो क्या कर गया, राइज कर गया। ठीक है, इतनी हाइट वो ऊपर चला गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने वाटर में क्या किया, गिलास ट्यूब को डाला तो हुआ क्या, आपका जो लिक्विड की जो सरफेस थी उस लिक्विड सरफेस से लिक्विड क्या कर गया, राइज कर गया। कितनी हाइट, एच हाइट। एच क्या है, एच हमने वो हाइट मानी है जो कि लिक्विड क्या है, राइज करा है। बोलो इतनी बात क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जब हम वाटर भरे कंटेनर में, ठीक है, हम एक ग्लास ट्यूब को डालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करता है, राइज कर जाता है। जितना लिक्विड राइज करा है वो जो हाइट है वो मैंने कितनी मानी, एच मानी। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है। नाउ अच्छा, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि ग्लास ट्यूब और वाटर के केस में आपका कोहेशन फोर्स कम होता है इन कंपैरिजन टू एडहेशन फोर्स, तो उस केस में लिक्विड राइज करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात दो, अब देखो इसमें कुछ ना आपको एक चीज़ें मान के चलनी है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो मैंने कैपिलरी ट्यूब यूज़ करी है इसका रेडियस है ए, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये जो ट्यूब है यानी मैं कहूँ ग्लास ट्यूब, उसका रेडियस कितना है, ए मान लेता हूँ, रेडियस आर नहीं ए मानूंगा। ठीक है, तो क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब क्या है, ए। ग्लास ट्यूब की रेडियस है ए, यानी कि ये जो ग्लास ट्यूब है इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये क्या है, ए। बोलो बात क्लियर हुई। तो ग्लास ट्यूब की रेडियस कितनी है, ए। बोलो बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ और है, जब हम इसका डिराइव करते हैं मतलब एच के लिए हम एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एच के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, उसे निकालने से पहले एक चीज़ और आपको मान के चलनी है कि ये जो आपका कॉनकेव सरफेस है ना, ये एक्चुअल में एक स्पेयर का पार्ट है, ऐसे करके एक स्पेयर का पार्ट है। कहने का मतलब मैं इस चीज़ को अगर अलग से बनाऊं तो जैसे कि ये है, देखो ये कैपिलरी ट्यूब, ये मेरा लिक्विड यहाँ पर राइज कर गया, ये बस ये वाला पार्ट बनाया मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने बनाया, ठीक है, ये लिक्विड, तो ये मेरा लिक्विड राइज कर गया, ठीक है, इतनी हाइट। तो ये जो है ना, ये पूरा क्या है, एक स्पेयर का पार्ट है, ये भी मान के चलते हैं जब इसका डेरिवेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जो कॉनकेव शेप बनी है ऊपर की तरफ, ये क्या है, एक
स्पेयर का पार्ट है, ये हमें अपने डेरिवेशन में मान के चलना है। बोलो बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट करूँगी, मैं सॉरी मैं रिपीट करूँगा कि जो क्या है कि जब हम क्या कहते हैं, जब ये जो शेप बनी है कॉनकेव, ये क्या है, एक स्पेयर की शेप है, मतलब स्पेयर का ही पार्ट है। ठीक है, अब देखो क्या है, दो चीज़ें हैं। पहली बात, हमने क्या करा है कि हमें मालूम है रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब क्या है, ए। ये ए क्या है, याद रखें, रेडियस है ग्लास ट्यूब की। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, दूसरी चीज़ हमने ये देखी है, क्या कहते हैं कि ये जो शेप बनी है कॉनकेव शेप, ये जो कॉनकेव शेप है वो क्या होती है, एक स्पेयर का पार्ट होती है। ठीक है, अब कोई किसी स्पेयर का पार्ट होती है, अब वो स्पेयर की एक रेडियस भी होगी। मान के चलो ये इसका सेंटर पॉइंट, तो ये इसकी रेडियस। ठीक है, इसको मैं मानूंगा आर, तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, कौन से स्पेयर की रेडियस है ये आर है इस स्पेयर की रेडियस जो यहाँ पर बनेगा। मतलब कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को जो कंसिस्ट करने वाला स्पेयर है उसकी रेडियस है आर। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? आर क्या है, तो आर क्या है ये समझ में आ गया, ये शेप जो है किसका पार्ट है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो करते हैं फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, अब देखो हमने एक बात समझी, हमने क्या बात समझी थी अभी ऊपर हमने ये समझा कि जब हम ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसके अंदर का प्रेशर होता है वो कितना होता है, पी इनसाइड यानी पी आई। ठीक है, अच्छा, और बाहर का प्रेशर क्या होता है, पी आउटसाइड। तो जनरल एक बात आपको समझनी है, और वो बात क्या समझनी है, ज़रा ध्यान दें। तो वो बात आपको ये समझनी है, देखो जैसे कि ये जो आपकी ड्रॉपलेट होती है वो क्या होती है, वो भी स्पेरिकल शेप में होती है। ठीक है, ड्रॉपलेट, और यहाँ भी आप पे देख रहे हैं कि स्पेरिकल ही शेप बन रही है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये जो कॉनकेव साइड बनती है, कॉनकेव शेप बनती है, ये एक स्पेयर का पार्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ड्रॉपलेट है वो भी एक स्पेयर शेप में होती है और ये भी एक स्पेरिकल शेप में है। तो इस ड्रॉपलेट के अंदर का जो प्रेशर होता है क्या होता है, पी आई। ठीक है, और इससे जो बाहर वाला जितना भी पार्ट है उसका प्रेशर क्या होगा, पी ओ। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो ड्रॉपलेट है इसके अंदर का जो प्रेशर है वो पी आई, और इससे जो बाहर वाला प्रेशर है पूरा वो कितना है, पी ओ। तो कहने का मतलब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो इसके अंदर का प्रेशर पी आई, ठीक है, और इसके बाहर जितना भी है वो क्या होगा, पी ओ। कहने का मतलब यहाँ का जो प्रेशर है इससे ऊपर का वो क्या होगा, पी आई, मतलब ये जो लेयर है इससे ऊपर का जो प्रेशर है पी आई, और इससे नीचे का जो प्रेशर है ये वाला ये होगा पी ओ। ठीक है, पी ओ, ये वाला प्रेशर नहीं होगा, ये पी ओ। कहने का मतलब ये पी ओ, ये पी ओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो शेप बनी है इस शेप के जस्ट ऊपर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, पी आई। ठीक है, और ये जो लिक्विड की जो लेवल हाइट है ये क्या होगा, इसका प्रेशर होगा पी ओ। ठीक है, इसका प्रेशर ये जो जस्ट लेयर है इसकी जस्ट नीचे की, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ बन रही है इसकी जस्ट नीचे की लेयर है उसका भी क्या होगा, पी ओ। ठीक है, पी ओ, क्योंकि वो लिक्विड सही है तो उसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ओ। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि जो ये कॉनकेव शेप बन रही है इससे ऊपर का जो पार्ट है उसका प्रेशर होगा पी आई, मतलब इस पूरे जो स्पेरिकल, एक इमेजिनरी स्पेरिकल टाइप शेप बन रही है इस पूरे का प्रेशर होगा पी आई, और इससे बाहर जो भी है उसका प्रेशर क्या होगा, पी ओ। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी कोई चीज़ सेम हाइट पर होती है तो उसका प्रेशर सेम होता है। कहने का मतलब सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, यानी कि यहाँ जो प्रेशर है पी ओ वो भी प्रेशर यहाँ भी होगा। ठीक है, पी ओ वही प्रेशर ऐसे करके यहाँ भी होगा, पी ओ सेम हाइट पर है तो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, सेम हाइट पर, और जब आप हाइट को चेंज करते हो तो हाइट के हिसाब से आपने प्रेशर चेंज पढ़ा होगा। ठीक है, हाइट के हिसाब से आपने क्या है, प्रेशर चेंज पढ़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको हाइट के हिसाब से प्रेशर चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं गॉज प्रेशर। ठीक है, गॉज प्रेशर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा गॉज प्रेशर, जो कि गॉज प्रेशर बराबर होता है किसके, एच रो जी के। ये क्या होता है, गॉज प्रेशर। ठीक है, आई थिंक ये गॉज शायद ऐसे होता है। ठीक है, गॉज प्रेशर, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, शायद यही वाला गॉज होता है या फिर ये वाला भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। तो ये आप देख लीजिएगा गॉज कौन सा होता है, बट वो होता क्या, गॉज प्रेशर। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, एच रो जी, ये क्या होता है, गॉज प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब ये है एच रो जी वो क्या होता है, गॉज प्रेशर होता है।
ठीक है, एच रो जी। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, देखो क्या होता है जब भी कहीं हाइट की वजह से प्रेशर बदलता है। अब देखो ये जो हाइट थी उस हाइट पे प्रेशर पी ओ, हाइट चेंज हुई तो प्रेशर क्या हो गया, पी आई हो गया, यानी प्रेशर में कुछ चेंज आया। बोलो प्रेशर में कुछ चेंज आया, कहने का मतलब जब प्रेशर में चेंज आया हाइट की वजह से तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, गॉज प्रेशर। तो मैंने कहा कि गॉज प्रेशर बराबर होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि गॉज प्रेशर बराबर होता है एच रो जी के। एच क्या है, हाइट, जितनी हाइट में चेंज आया है, कहने का मतलब अगर यहाँ थी कुछ हाइट, यहाँ पे कुछ हो गई तो वो जो हाइट है वो होगी हाइट। रो क्या है, रो क्या है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो भी लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी। और जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी या मैं लिख दूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एच रो जी के जरिए हम क्या निकाल देते हैं, गॉज प्रेशर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखो देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो जो हाइट की वजह से प्रेशर आया होगा, जो हाइट की वजह से प्रेशर चेंज आया होगा वो प्रेशर बराबर गॉज प्रेशर की तो होगा भाई। देखो सिंपल सी बात समझने की है, देखो इस लिक्विड लेयर पर पीओ था, मतलब इससे बाहर वाला प्रेशर पीआई, इससे अंदर वाला पीओ, मतलब इसके अंदर वाला पीआई, इसके बाहर वाला पीओ। तो देखो पीओ जो प्रेशर है और जो पीआई प्रेशर हुआ है, मतलब प्रेशर चेंज हुआ है। और ये प्रेशर कितना चेंज हुआ होगा, जितना गॉज प्रेशर आया होगा। ठीक है, गॉज प्रेशर जितना होगा उतना ही तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि हाइट चेंज हुई है, हाइट की वजह से क्या होता है, गॉज प्रेशर आता है। अब जितना प्रेशर चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, गॉज प्रेशर के। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है जो प्रेशर चेंज हुआ है, पीओ था, पीओ से क्या हो गया, पीआई हो गया। कहने का मतलब ये है पीओ प्रेशर था यहाँ पर इस लेवल पर, इस पर पीआई हो गया, यानी प्रेशर क्या हुआ, चेंज। अब प्रेशर जो चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, हाइट की वजह से, क्योंकि हम हाइट लिक्विड राइज कर गया है तो उस हाइट की वजह से क्या है, प्रेशर चेंज हुआ है। अब जो हाइट की वजह से चेंज होता है प्रेशर उसे हम कहते हैं गॉज प्रेशर, सॉरी उसे हम कहते हैं, जो हाइट की वजह से प्रेशर चेंज होता है उसे हम कहते हैं गॉज प्रेशर। और गॉज प्रेशर ही बराबर होगा हमारे किसके, चेंज इन प्रेशर। यहाँ पे जो चेंज हुआ है, कहने का मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो मैं लिख रहा हूँ गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर मान लो ये होता है गॉज प्रेशर, ठीक है, वो बराबर होता है यहाँ पर भाई पी आई था, मतलब पी ओ था, पी आई हो गया, यानी चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। समझ में आ रही है बात। देखो सिंपल बात है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपका इस लिक्विड लेवल पर तो था पी ओ, यानी प्रेशर जो था वो पी ओ था। अब एच हाइट हुई तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, पी आई। ठीक है, वो हो गया आपका पी आई। अब जब वो हुआ पी आई, वो पी आई, ठीक है, तो यानी कि प्रेशर चेंज हुआ, यानी एक हाइट पे था पी ओ, एक हाइट पे हुआ पी आई, यानी उस हाइट के हिसाब से वो प्रेशर क्या चेंज हुआ। अब जो हाइट के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है उसे हम कहते हैं गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर हुआ, अब हाइट के हिसाब से हुआ तो गॉज प्रेशर, यानी कि ये वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, गॉज प्रेशर। और यही वाला प्रेशर किसके बराबर होगा, जो प्रेशर चेंज हुआ, जो पी ओ पे था जो प्रेशर माइनस पी आई, यानी मैं कहूँ जो चेंज इन प्रेशर हुआ, मतलब इन दोनों प्रेशरों में जो चेंज आया वही होगा गॉज प्रेशर। ठीक है, तो मैंने गॉज प्रेशर और चेंज इन प्रेशर यहाँ पर बराबर रख दिया। कहने का मतलब ये है गॉज प्रेशर की वैल्यू हम जानते हैं एच रो जी। ठीक है, रो क्या है मैंने आपको बता दी, ये कुछ रो ऐसे, ठीक है, रो बराबर चेंज इन प्रेशर, यानी पी आई माइनस पी ओ, ऐसे ही तो लिखेंगे चेंज को, ये हो गया चेंज। कहने का मतलब पी आई माइनस पी ओ तो हो गया चेंज, प्रेशर इनसाइड, मतलब इस कॉनकेव शेप के अंदर वाला, इधर वाला जो प्रेशर है वो पी आई और इसके इधर वाला जो प्रेशर है वो पी ओ। तो प्रेशर में चेंज हुआ, प्रेशर में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, पी आई माइनस पी ओ। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब और जो चेंज हुआ वो हाइट की वजह से हुआ, तो वही बराबर हुआ किसके, गॉज प्रेशर के। तो एच रो जी आ गया। अब देखो जैसे कि ये मैंने इस वाली चीज़ को मैंने यहाँ बनाया था, अब ये एक पार्ट है स्पेरिकल का, ठीक है, स्पेरिकल शेप का। हम मान के चलते हैं कि ये एक ड्रॉपलेट ही बन रही है, या फिर मैं कहूँ एक बबल ही बन रही है, पानी के अंदर क्या है, एक बबल ही, या फिर मैं कहूँ ड्रॉप ही बन रही है। ठीक है, तो ड्रॉप के केस में हम इस पर ड्रॉप का केस ही लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी गिलास ट्यूब को हमने वाटर में डाला, या फिर मैं कहूँ ट्यूब को जब भी हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो एक शेप देता है, कॉनकेव शेप। हम ये मान के चलते हैं कि जो कॉनकेव शेप है वो एक ड्रॉप का ही पार्ट है, एक स्पेरिकल ड्रॉप है उसका ही पार्ट है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं।
तो इस केस में अगर मैं ड्रॉप वाला केस लगा दूँ, ड्रॉपलेट वाला, यानी कि जिस केस में हमने पढ़ा था कि पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू क्या होता है 2 सिग्मा बाय आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर, ये हमने ड्रॉपलेट के लिए ही पढ़ा था। और यहाँ पर भी है कि ये ड्रॉपलेट टाइप ही बन रही है। और मैं कह भी रहा हूँ आपसे कि ये मान के चलते हैं कि ये जो कॉनकेव शेप बन रही है ये किसका पार्ट है, एक ड्रॉप का ही पार्ट है, एक स्पेरिकल ड्रॉप का पार्ट है। तो उस केस में जो पी आई माइनस पी ओ होता है ड्रॉप के केस में वो कितना होता है 2 सिग्मा बाय आर। यानी कि जो चेंज इन प्रेशर है पी आई माइनस पी ओ, उसे मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो कॉनकेव वाला पार्ट है वो किसका है, ड्रॉप का पार्ट है। तो ड्रॉप के केस में पी आई माइनस पी ओ यानी प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड किसके बराबर होता है 2 सिग्मा बाय आर के। तो कहने का मतलब ये है कि जो एच रो जी है वो बराबर आ जाएगा 2 सिग्मा बाय आर के। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब ये आर क्या है, ये आर है इस स्पेरिकल ड्रॉपलेट की रेडियस। ठीक है, आर सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन, एच क्या है ये हाइट जितना लिक्विड राइज किया, और अगर ये डिप्रेस कर जाता तो वो हाइट हो जाती है जो लिक्विड डिप्रेस कर जाता। रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। सो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अगर मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकालूँ तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दें। यहाँ से एच की वैल्यू आएगी मेरी कितनी 2 सिग्मा। ठीक है, ये आएगी आर, ये आएगी रो, ये आएगी जी, ये रो है। ठीक है, तो एच की वैल्यू आ गई इतनी। अब देखो अब ये तो आई एच की वैल्यू, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा आर रो जी। ठीक है, अब हमें मान के चलो आर गिवन नहीं है। ठीक है, आर क्या है स्पेरिकल जो शेप बनेगा, ये कॉनकेव वाला जिस स्पेयर का ये कॉनकेव वाला पार्ट है उस स्पेयर की रेडियस है। ठीक है, अगर वो रेडियस हमें गिवन ना हो तो भाई हमें तो गिवन क्या था, हमें गिवन था ग्लास ट्यूब की रेडियस। तो ग्लास ट्यूब की रेडियस थी ए, तो अब हमें इस हाइट को उस ग्लास ट्यूब वाली रेडियस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। अब अच्छा एक चीज़ और, ये बात हो गई। ठीक है, तो क्या है एच रो जी इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर, ये आ गया एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर रो जी। तो ये आ गई हाइट बराबर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें आर गिवन नहीं है, आर क्या है रेडियस ऑफ स्पेरिकल ड्रॉपलेट, उसकी रेडियस है, तो वो हमें गिवन नहीं है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। तो अब हमें ग्लास ट्यूब की रेडियस निकालनी है और इस आर को उससे रिप्लेस कर देना है। कैसे निकालेंगे तो ज़रा ध्यान दें। अब देखो ये जो शेप बनाया था मैं इसे दोबारा से नए पेज पर बनाऊंगा और आपको वहाँ कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, तो चलो उसे देखते हैं। सुनाओ, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो हाइट है वो कितनी आई है। हाइट बराबर हमारा आया है कितना 2 सिग्मा आर रो जी, लेकिन हमें ये आर नहीं गिवन है। मान के चलो हमें ये आर गिवन नहीं है। आर क्या होता है रेडियस ऑफ स्पेयर, जिस स्पेयर का वो जो कॉनकेव वाला पार्ट है जो लिक्विड राइज करने पे बनता है, या फिर मैं कहूँ जब लिक्विड डिप्रेस करेगा तब जो कॉनकेव वाला पार्ट बनेगा, ये उस स्पेरिकल शेप की रेडियस है। तो वो हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है ए, और ए क्या होता है रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, जो कि हम उस लिक्विड कंटेनर के अंदर डुबा रहे हैं। ठीक है, उसकी रेडियस गिवन है। तो हमें जो हाइट है वो इस केस ए की टर्म्स में चाहिए। तो अब ज़रा ध्यान दें, देखो हमारे पास ये शेप थी, मैं आपको दिखाऊं ज़रा एक मिनट, ये कुछ ऐसे। तो मैं इस ऊपर वाले पार्ट को ऐसे बनाया, इसी वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ बनाऊँगा, ध्यान दें। जैसे कि ये देखो, अब ध्यान देना, ये हो गया ये ठीक है, ये ग्लास ट्यूब को मैंने बड़ा कर दिया है। ठीक है, ये है मेरा शेप, ये है मेरा कुछ शेप। ठीक है, और यहाँ भरा हुआ है मेरा क्या पानी, पूरा पानी क्या मतलब लिक्विड है। ठीक है, बट हम वाटर की बात करें तो पानी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है लिक्विड की नीचे वाली लेयर। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब देखो क्या है, ये एक स्पेयर का पार्ट होगा, उस स्पेयर का सेंटर मैं मान लेता हूँ यहाँ है। ठीक है, उस स्पेयर का मैं सेंटर मान लेता हूँ यहाँ है। ये जो स्पेयर बनेगा ये उस स्पेयर का सेंटर है। तो इस सेंटर से ये ठीक है,
जैसे कि इस सेंटर से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट डाली, ये वाली, ये, ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट डाली। इस स्पेयर पर ये जो मेरा कॉनकेव वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को, इस पॉइंट को टच करते हुए मैंने क्या डाली, एक टेंजेंट डाली, ठीक है, ये टेंजेंट है मेरी। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी सेंटर से इस टेंजेंट पे हम एक लाइन गिराते हैं तो वो कितने एंगल पर गिरती है, वो 90 डिग्री के एंगल पर गिरती है। और ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा रेडियस, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये हमें गिवन है, अब देखो क्या है, अब देखो समझने वाली बात ये है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, यानी कि ये है ग्लास ट्यूब, तो इसका सेंटर होगा ये ग्लास ट्यूब है तो इसका सेंटर ये, यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या है, ए है, ए, ठीक है। तो अब हमें इस रेडियस को ए के फॉर्म में लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये हमारा शेप बनता है कॉनकेव शेप, ये एक स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर ये है, और रेडियस जो इस पॉइंट पर आई है, टेंजेंट पे मैंने एक लाइन डाली जो कि 90 डिग्री पे गिरेगी, ये 90 डिग्री पे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, सर्कल की। और ये जो पॉइंट यहाँ पर जब गिरेगी तो यही क्या होगी, रेडियस, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, मतलब ये हमें गिवन नहीं है, हमें ये चीज़ गिवन है। तो हमें जो अपनी हाइट निकली है, जो हमारी हाइट आई है कितनी, 2 सिग्मा r रो g, ये आई हमारी हाइट। तो इसे हमें किस में, ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दो, ये एक टेंजेंट डाली, ठीक है, टेंजेंट डाली, ये जो टेंजेंट डाली, ठीक है, वो इस स्पेयर वाले पार्ट, इस कॉनकेव वाले शेप से टच होते हुए, तो अगर मैं इस टेंजेंट पर एक सेंटर से लाइन गिराऊंगा तो वो पहली बात तो 90 डिग्री पर गिरेगी, और इस पॉइंट से ये जो लाइन होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, r, जितनी रेडियस है इस स्पेरिकल स्पेयर की, ठीक है। अच्छा, जो स्पेयर है इसकी रेडियस, अब हमें ये गिवन नहीं है, लेकिन हमें गिवन क्या है, ए क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। तो अब ज़रा ध्यान दो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, जैसे कि कोई दो चीज़ें वो आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट एंगल। तो देखो जैसे कि ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में आया इस लिक्विड कंटेनर के, तो ये हो गया लिक्विड कंटेनर, और ये, ठीक है। और ये जो टेंजेंट डाला है इस लिक्विड, ये जो शेप बन रही है इसमें जो टेंजेंट डाला है, इस टेंजेंट और इसके बीच में ये बाउंड्री है, ये जो एंगल होगा वो होगा कितना, वो होगा आपका कितना, वो होगा आपका क्या, थीटा। बोलो वो होगा कितना, थीटा। थीटा क्या है, ये कॉन्टैक्ट एंगल। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। देखो दोबारा बात समझो, देखो क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल ये होता है कि मान के चलो जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, ठीक है, तो ये जैसे कि ये आई, और फिर जो शेप बनती है सरफेस टेंशन के कारण, अगर हम उस शेप पर टेंजेंट डाल दें, जैसे कि मैंने अभी इस शेप पर टेंजेंट डाला है, जो ये टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट उस सरफेस से, ठीक है, जितना एंगल बना रही होगी, मतलब ये जो लिक्विड कंटेनर था उससे जितना एंगल बना रही है जो टेंजेंट, वो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल। सो आई होप आपको कॉन्टैक्ट एंगल क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी सरफेस टेंशन के कारण कोई भी शेप बनती है, ठीक है, जो शेप बनती है और उस शेप से लगा हुआ हम एक टेंजेंट खींच दें और उस टेंजेंट का एंगल निकालें जिस सरफेस से वो टच हो रही है उससे, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल। अब देखो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। ये क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, देखो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो ये है, ये एक लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, यानी कि ये सेंटर, और सेंटर से ये गिरी तो ये एक 90 डिग्री बना रही होगी, और ये वाली जो लाइन है ये इस परपेंडिकुलर पर गिरी है तो ये एक 90 डिग्री बना रही होगी। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को हिंज मान लें और इसको आप रोटेट करें, ठीक है, अगर आप इसको यानी इस वाले पार्ट को रोटेट करें, यानी कि इस वाली लाइन को तो आप ले आए इस जगह पर और इस वाली लाइन को ले आए इस जगह पर, तो अगर आप थीटा एंगल चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी तो थीटा एंगल चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो कैसे आएगी, जैसे कि मैं लगाता हूँ, हमने पढ़ा है क्या, साइन कॉस टेन, तो हम जानते हैं कॉस थीटा, ठीक है, हम क्या जानते हैं, कॉस
थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस, यानी बेस कितना है ए, ठीक है, कॉस थीटा और के, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस आर कितनी ये, यानी आर बराबर क्या आएगा, ए कॉस थीटा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, देखो क्या किया मैंने, जो हमारी जो शेप बनती है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण अगर मैं उस पर टेंजेंट डालूं और उस टेंजेंट का जो एंगल निकालूं, किससे, इस सरफेस से जिसके कांटेक्ट में आने से वो शेप बनी है, ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कांटेक्ट एंगल। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, या फिर मैं कहूँ ज्योमेट्री जो है मैथमेटिकल, उसके हिसाब से हो जाएगा। ये कैसे हुआ कि अगर मान के चलो इस पॉइंट को मैं हिंज मान लूँ, तो अगर मैं ये वाली ए वाली और ये वाली लाइन को अगर आर की ए को ले जाऊँ आर की जगह पे और ये वाली लाइन को ले जाऊँ थीटा की जगह पे, तो अगर मैं थीटा यहाँ से ऊपर करूँगा तो यहाँ से भी तो थीटा ऊपर जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो मैंने अपना क्या है ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रिंसिपल्स को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस के। तो बेस क्या है, यहाँ पर बेस है इसका ए और हाइपोटेनस क्या होगी आर, तो हाइपोटेनस होगी आर और बेस क्या हो गया ए, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितनी आएगी, आर को उस साइड ले जाऊँगा कॉस थीटा को इस तरफ, तो आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मैं यहाँ रख देता हूँ एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा, आर की वैल्यू क्या रखी मैंने, ए कॉस थीटा, ठीक है, और रो जी। तो एच बराबर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं ऊपर दिखा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, यस हेयर। सो एच बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा क्या, एच बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 2 सिग्मा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, बाय ए रो जी। बोलो बात क्लियर हुई, ए रो जी। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ तो मेरा एच बराबर क्या आ गया, एच बराबर आ गया 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय ए रो जी। ए क्या है, अब मैं इन चीज़ों को लिख देता हूँ, ए क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, ठीक है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल, ठीक है, कांटेक्ट एंगल, ये है कांटेक्ट एंगल। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है सिग्मा, और मेरा रो क्या है, रो है मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या है मेरा रो, बोलो इतनी बात क्लियर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है मेरा क्या, रो। अब देखो क्या है, बोलो एच बराबर, आपको दो चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अगर मैं एच बराबर ये लिखता हूँ क्या, 2 सिग्मा आर रो जी, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा तब जब हमारे पास क्या है आर, और आर क्या है वहाँ पर, आर है हमारी क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, जिस स्फीयर का ये जो कॉनकेव वाला पार्ट है वो क्या है, हिस्सा है, उसका पार्ट है, तब तो हो जाएगा वो आर वहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर का ये कॉनकेव वाला जो पार्ट है। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ तो एच के दो फॉर्मूले आए हैं, पहला तो ये, दूसरा क्या आया है, 2 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, ए रो जी। यही फॉर्मूला बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ए क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, कॉस थीटा क्या है, आपका कॉन्टैक्ट एंगल का कॉस, ठीक है। ये हो गया बात क्लियर। तो बोलो एच के लिए आपका फॉर्मूला ट्राइप हो गया। आई होप ये फॉर्मूला आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, जब मैंने आपको क्या करा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाया था, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि रो जी बराबर होता है एस के, वहाँ बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है बराबर होती है रो जी के। तो इसमें जो रो जी है उसे मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को H इक्वल्स टू 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए, रो जी को मैं लिख दिया एस। बोलो बात क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी।
ओके, या फिर हाँ ठीक है, तो यस ये बात हो गई। तो इतनी बात बोलो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब नाउ अगर मैं बात करूँ तो अब ध्यान दें, देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया ए रो जी, ठीक है। अब यही होती है हमारी हाइट, ठीक है। अब अगर आपका लिक्विड राइज कर रहा है तो उस केस में अगर आपको थीटा ए रो जी गिवन है, ए क्या है आप जानते हैं, रो क्या है आप जानते हैं, जी क्या है आप जानते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एच निकल आएगी जितनी डिप्रेस्ड हो रही है। अगर वो राइज कर रहा है तब भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो भी हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। अब अगर वहीं पर अगर हमें रेडियस ऑफ स्पेरिकल जो स्पेयर है, जिसका वो जो कॉनकेव वाला पार्ट है वो है, ठीक है, अगर उसकी रेडियस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तब भी हमारी हाइट क्या है आ जाएगी। वो बात समझ में आई। अब देखो क्या है, यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर भी निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर करी हुई हैं वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। तो आप ये बात याद रखें, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, देखो ये जो H का फॉर्मूला आया है, H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय S, ये रो W, ठीक है, R। तो रो W क्या है, ये है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। सो नाउ हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हाइट के लिए 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय R रो G। R क्या है मैंने आपको बता दिया, रेडियस ऑफ उस स्पेरिकल पार्ट की रेडियस है, ठीक है, जिसका ये जो कॉनकेव वाला पार्ट है, वो जो पार्ट है जिस स्पेयर का जो कॉनकेव वाला पार्ट है उस स्पेयर की रेडियस है R, ठीक है। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हम यहाँ पर डेंसिटी, अभी हम यहाँ पर लिक्विड लेके चल रहे थे वाटर, ये जो लिक्विड था वो वाटर था, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया कि रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सो ये आपको चीज़ें कुछ समझ में आई, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर लाए हैं H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय ए रो जी। ये H क्या है, जब कैपिलरी राइस होगा तो ये हाइट हो जाएगी जो राइस हो रही है उस लिक्विड की, मतलब जितना लिक्विड राइस हुआ है वो हाइट हो जाएगी। जब लिक्विड डिप्रेस्ड होगा तो उस समय जो डेप्थ होगी, या फिर मैं कहूँ जो डिप्रेस्ड वाली जो हाइट होगी वो हो जाएगी उस समय H। तो ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो कैपिलरिटी राइस हो या कैपिलरिटी डिप्रेस्ड हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। नाउ अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, तो ध्यान दें और जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो देखो वही सारी चीज़ें एक अच्छे से फिगर मैंने यहाँ बनाए हुए हैं और मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। ये फॉर्मूला कैसे आया है वो ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया वही फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं। तो देखो द लेट द लेवल ऑफ लिक्विड राइसेस और फॉल बाय एच। एच क्या है, वही है जो हाइट है जो लिक्विड राइस कर रहा है उसकी, या फिर एच क्या है जो डेप्थ है जब लिक्विड डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। व्हेन ए ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज़ इंसर्टेड इन ए लिक्विड, ठीक है, जब आर रेडियस की ट्यूब इंसर्ट करी जा रही है किसी भी इसके अंदर, और आर क्या है यहाँ पर, आर है रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। जो ग्लास ट्यूब यूज़ करे जा रहे हैं उसकी क्या है रेडियस, मैंने दिखाया भी है कि 2r क्या है इसका डायमीटर, तो आर क्या होगी इसकी रेडियस। ये हाइट है जब कैपिलरी राइज हो रहा है ये लिक्विड का सरफेस, ये सरफेस की मतलब ये लेवल सरफेस का, इससे एच हाइट पर ये क्या हो गया है आपका राइस हो गया है, ठीक है। ये जो केस है इस केस में डिप्रेस्ड हुआ है ये सरफेस, इस सरफेस से ये इतना डिप्रेस्ड हो गया है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ये कॉन्टैक्ट एंगल, ये हमने जैसे आपको फिगर में दिखाया था, जैसे कि ये फिगर, ठीक है। यहाँ पर हमने इस कॉनकेव वाले पार्ट से टच होता हुआ एक टेंजेंट खींचा, और टेंजेंट और इसके बीच में ये जो सरफेस है इसके बीच में जो एंगल है वो कॉन्टैक्ट एंगल। तो ऐसे ही ये वाला एंगल भी कॉन्टैक्ट एंगल होगा। क्यों, ये आप समझ ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी एंगल थीटा होगा, इसलिए मैंने थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा कैसे हैं ये आपको समझ में आया। ऐसे ही इस केस में भी हो जाएगा, ये टेंजेंट तो ये वाला एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल भी थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी
ये टेंजेंट, तो ये एंगल थीटा, सॉरी यस, तो ये एंगल भी थीटा। कहने का मतलब वर्टिकली जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, थीटा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थीटा है वो क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल है। तो ये आपको समझ में आया कैसे हैं ये कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आर है वो क्या है, ग्लास ट्यूब की रेडियस है, ठीक है। हमने जो रेडियस मानी थी ग्लास ट्यूब की वो क्या मानी थी, ए। तो इनके फॉर्मूले में जो आर आएगा वो क्या होगा, ए की जगह होगा, मतलब जो हमारा ए था वो इनका क्या होगा, आर होगा, ठीक है। जो यहाँ पर आर मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही हमारा क्या है, ए है। नाउ हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, और जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, वो कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उस लिक्विड की एस, ठीक है। एस से हम डिनोट करेंगे उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जो कि लिक्विड हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द वेट ऑफ द एज शोन इन फिगर, बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच और द टोटल इंटरनल प्रेशर इन केस ऑफ कैपिलरी डिप्रेशन मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन। कहने का मतलब वही चीज़ है कि ये जो प्रेशर आएगा, कहने का मतलब जब कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो जो द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच, तो जो लिक्विड है इस कॉलम हाइट एच के अंदर उसका जो वेट होगा, ठीक है, यानी कि वो जो उस समय जो फोर्स होगा वो बराबर करा जाएगा किस फोर्स के द्वारा, बैलेंस बाय द फोर्स, वो बैलेंस करा जाएगा किस फोर्स के द्वारा, एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो सरफेस पर लग रहा होगा उसके द्वारा, जो कि ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस टेंशन के कारण लग रहा होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी हम किसी कैपिलरी ट्यूब को, मतलब कि जब भी हम किसी ट्यूब को लिक्विड बड़े कंटेनर में डालेंगे तो वहाँ पर लिक्विड की जो हाइट है वो उस ट्यूब के अंदर या तो राइज होगी या डिप्रेस्ड होगी। जब वो राइज होगी तो मान लेते हैं उसकी हाइट एच राइज हो रही है, अगर वो डिप्रेस हो रही है तो मान लेते हैं उसकी हाइट एच डिप्रेस हो रही है, ठीक है। जो थीटा है वो क्या है, एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। ये पी से मैंने डिनोट किया है पी आई को, ठीक है। ये मतलब बाहर वाला प्रेशर है, ठीक है, और ये अंदर वाला इधर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने आपको कंसेप्ट समझाई दिया था। तो जो भी है ये हो गया। एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। आर क्या है, इंसर्टेड लिक्विड, जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं उस लिक्विड में, उस लिक्विड कंटेनर में, उसका क्या है, रेडियस है, जैसे कि हमारा आर था, ठीक है। नाउ अब इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएंगी तो जो ये जो लिक्विड है एच हाइट वाली जो कॉलम है उसमें जो लिक्विड है इसका जो वेट होगा वो बराबर होगा उस फोर्स के, जो फोर्स सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। जो फोर्स सरफेस टेंशन के द्वारा सरफेस ऑफ द लिक्विड पर लगाया जाएगा उस फोर्स के। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो दोनों बराबर होंगे, अगर वो दोनों बराबर नहीं होते तो ये कुछ और चलता ही चला जाता है, ठीक है। अब ये बराबर है इसलिए ये रुका है, तो इस कॉलम जो हाइट एच है उसका जो वेट है वो बराबर होगा इस सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है लिक्विड सरफेस पर उसके, तो उसी के ज़रिए से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। यही फॉर्मूला वो फॉर्मूला भी है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ एस, यहाँ लिखा हुआ एस, ठीक है, रो डब्लू, ठीक है, रो डब्लू पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 पाई आर सिग्मा कॉस थीटा। ये ने निकाला, कैसे निकाला इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, कैसे निकाला ये मत ध्यान दीजिए, बस इतना समझिए। ये क्या है, ये सरफेस टेंशन के द्वारा जो लिक्विड सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है ये वो है, और ये क्या है, ये वो फोर्स है, या फिर मैं ये कहूँ ये वेट है उस कॉलम का, उस एच हाइट वाले कॉलम का, ठीक है। ये क्या है, वेट है, तो ये दोनों बराबर होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो बस हमने बराबर रख दिए। आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कहने का मतलब बचेगा क्या, एस रो डब्लू, ठीक है, रो डब्लू, यहाँ बचेगा पाई से पाई, आर से आर, तो आर एक एच, और यहाँ का बचेगा 2, आर से आर कैंसिल हो गया तो 2 सिग्मा कॉस थीटा। यानी कि अगर एच बराबर यहाँ से फॉर्मूला निकालूँ तो क्या आएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एस रो डब्लू, और ये क्या आएगा आर, ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो नीचे करके सॉल्व करके वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा भी यही फॉर्मूला आया है। आप कह रहे होंगे कि यार हमारा फॉर्मूला तो ये आया है, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए
रो जी। हमारा फॉर्मूला ये आया है, ठीक है। देखो हमारा फॉर्मूला यही तो आया, H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए रो जी। तो वो यही फॉर्मूला है। कैसे है ज़रा मैं ये समझा दूँ। तो देखो 2 सिग्मा कॉस थीटा तो सेम है दोनों में, यहाँ पे है R, यहाँ पे है ए। तो भाई वेरिएबल अलग कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने लिया था ए क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब ए था, इनने लिया है आर को रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। तो वेरिएबल का अंतर है, वैसे कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे इस चीज़ की। तो देखो एस क्या होता है, एस मैंने आपको बताया क्या है, एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले, इससे पहले कुछ वीडियोस में पढ़ाया हुआ है कि एस को मैं लिख सकता हूँ, एस मेरा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है, वो होती है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बराबर होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और रो डब्ल्यू क्या है, रो डब्ल्यू है यहाँ पर क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। अब यहाँ पर डब्ल्यू है तो ये लिक्विड की जगह क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। तो रो डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो देखो जब 2 सिग्मा कॉस थीटा को मैं, और एक बात याद रखें, जो स्पेसिफिक वेट होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है रो जी के, ठीक है। ये हमने जब स्पेसिफिक वेट पढ़ा था तो हमने वहाँ जाना भी था कि स्पेसिफिक वेट बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर बराबर होगा रो जी के, यानी कि रो मतलब मास डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो बस ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, यही फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ज़रा ध्यान दें, एस की वैल्यू क्या है, रो डब्ल्यू मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, कोई अदर लिक्विड भी हो सकता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अच्छा रो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, रो जी, तो रो और जी, पूरी बात समझ में आई, ठीक है। ये रो क्या है, ये रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, या मैं लिख देता हूँ रो डब्ल्यू जी, ये यही रो है, ठीक है, क्योंकि वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो रो डब्ल्यू होगा ये। तो रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसिल, तो रो जी और आर तो आ ही गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। आर और ए एक ही चीज़ है, तो इसका भी वही फॉर्मूला आया है जो हमारा आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि जो हमारा फॉर्मूला है H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए रो जी, वो बिल्कुल बराबर है इस फॉर्मूले के। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन याद है, बस इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो सिग्मा है वो यहाँ पर क्या है, सॉरी सिग्मा तो सरफेस टेंशन है, बट ये रो है, वो रो है यहाँ पर मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास, या फिर मैं कहूँ ये जो रो है वो क्या है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर मान के चलो यहाँ लिक्विड है वाटर, तो ये मास डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। अगर यहाँ लिक्विड है कोई ऑयल, ठीक है, तो मास डेंसिटी ऑफ ऑयल हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे लिक्विड बदलेगा उसकी मास डेंसिटी बदलेगी। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लीजिए कि अगर मान के चलो हमें हाइट निकालनी है और हमें वाटर दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें हाइट निकालनी है और हमें वाटर दिया हुआ है, या फिर मैं कहूँ कैपिलरी राइस हो रहा है और हमें वाटर गिवन है, तो उस समय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ठीक है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो भी है, फिर यहाँ रो मतलब कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी हमारी एच आ जाएगी। कहने का मतलब एच के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले आ गए हैं। एक तो आया एच इक्वल्स टू यही वाला 2 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, एस रो डब्ल्यू आर। ये एस क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होता है एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। रो डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। ये आया है फॉर्मूला और ये ही कन्वर्ट हो जाता है हमारे वाले फॉर्मूले में, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। ये आर क्या है, ठीक है, जो कि हमारे में क्या था ए, ठीक है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, तो मैंने लिख दिया आर ई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा वाला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला पढ़ा था जब उससे ये फॉर्मूला बना था, तो ये हमने पढ़ा था एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर रो जी। इस केस में जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है, स्पेयर, ठीक है,
ठीक है। ये हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की रेडियस है, सॉरी स्फीयर मैंने गलत लिख गया है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर जिसका जो कॉनकेव वाला जो पार्ट बन रहा है वो पार्ट है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ पर आर क्या है, ए है, यहाँ पे भी आर क्या है, जो ए था, ठीक है। पर यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, वो ए नहीं है, वो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। बोलो बात क्लियर हुई, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले की यहाँ पर लेके चलूँगा, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो आपके यार ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया। तो बात एक ही है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे आता है अभी मैंने नीचे आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। ओके, सो H इक्वल्स टू क्या होगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा एस मल्टीप्लाई बाय रो डब्लू मल्टीप्लाई बाय आर, एस H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय आर डब्लू, मतलब रो डब्लू मल्टीप्लाई बाय आर। रो डब्लू है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ऐसे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, आर क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है। अब एक बात समझो, देखो मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, तो देखो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला समझ में आया, ये वही फॉर्मूला है जो हमारा फॉर्मूला है। अब इससे ये हुआ, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सिंस द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा फॉर वाटर इन ग्लास। जब मैंने आपको सरफेस टेंशन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है ग्लास और वाटर के केस में वो क्या होता है, वो होता है जीरो होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो कॉन्टैक्ट एंगल ग्लास और वाटर के केस में क्या होता है, 0। तो 0 रख देंगे, थीटा की वैल्यू यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1। तो इस केस में कॉस थीटा गायब हो गया। अब इस केस में एस भी गायब कर दिया इन लोगों ने। अब देखो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे लिक्विड की। अब कौन सा लिक्विड लिया है हमने यहाँ पर, हमने लिक्विड लिया है वाटर, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, 1 ही होती है। तो हमने यहाँ पर एस की वैल्यू भी रख दी 1 और कॉस थीटा की वैल्यू भी रख दी 1। तो हमारा फॉर्मूला आ गया 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो डब्लू बाय आर, ठीक है। ये केस होता है कैपिलरिटी राइज का वाटर के केस में। वाटर के केस में हमें क्या है, हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 2 सिग्मा मानी 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रो डब्लू मतलब कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। सो आपका क्या है, एच निकल आएगी। तो बोलो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। यही सब बातें मैंने यहाँ पर अभी तक आपको समझाई हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन यार टिपिकल नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी। अब 2-4 चीज़ें और हैं जो कि हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर अपने इस कंसेप्ट को या फिर मैं कहूँ इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दें। तो ये तो हमने पढ़ लिया। नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यार ध्यान दें, मैं निकालता हूँ, यस या ये। अब हमें कुछ ये चीज़ें और पढ़नी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, देखो यस हियर। तो ये हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। एजम्पशन इन ड्राइविंग अवर्ग इक्वेशन, जो मैंने ऊपर इक्वेशन ड्राइव करी थी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन ड्राइव करके दिखाई है, उसमें मैंने कुछ एजम्पशन माने थे, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी। एजम्पशंस क्या थे कि जो मेनिस्कस ऑफ कर्व्ड लिक्विड सरफेस इज अ सेक्शन ऑफ स्फीयर, कहने का मतलब ये जो बनेगा, या फिर मैं कहूँ ये जो बनेगा कैपिलरिटी डिप्रेशन, कैपिलरिटी राइज के केस में ये, डिप्रेशन के केस में ये, तो ये जो पार्ट है वो क्या है, एक स्पेयर का पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। ये जो शेप बनी है इसे बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि जब हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो कव्ड लिक्विड सरफेस बनी है, जो कव मेनिस्कस बना है, कव्ड लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड सरफेस का जो मेनिस्कस बना है वो क्या है, एक स्पेयर का ही पार्ट है। दूसरा हम एजम्पशन मान के चलते हैं जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं कि द लिक्विड एंड द ट्यूब सरफेस आर एक्सट्रीमली क्लीन। जो लिक्विड है, ठीक है, और जो ट्यूब की सरफेस है, जो ट्यूब हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब ही तो था जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये ट्यूब। तो ये जो ट्यूब की सरफेस है वो क्या है, क्लीन है, बहुत साफ है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, द लिक्विड की और जो ट्यूब की सरफेस है वो क्या है, एक्सट्रीमली क्लीन है, ठीक है। रिमेंबर ये बात याद रखें कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर बात करूं, मतलब जब 20 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर एंड फॉर वाटर के लिए, तो एच इक्वल्स टू हो जाती है 0.30 डिवाइडेड बाय डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के केस में हाइट क्या होगी, ठीक है। तो वाटर के केस में हाइट कितनी हो जाती है, एच इक्वल्स टू
0.30 डी मीटर्स। ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्मूला पहले से ही बना के दे दिया है। वेयर एस डी क्या होता है, डी होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब इन सेंटीमीटर। डी क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर मतलब जिस ट्यूब को हम यूज़ कर रहे हैं उस ट्यूब का डायमीटर। ठीक है, जो ग्लास ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं उस ट्यूब का डायमीटर सेंटीमीटर्स में। ठीक है, डी की वैल्यू तो ये सेंटीमीटर्स में तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। ठीक है, तो ये H इक्वल्स टू आ जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाई डी, वेयर एस डी क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब इन सेंटीमीटर। नाउ ये सेंटीमीटर नहीं होगा, अगर ये मीटर आएगा तो ये भी क्या होगा, मीटर्स। ठीक है, मीटर में करेंगे इसे भी। नाउ नोट विद इंक्रीज इन डायमीटर, कुछ नोट हैं, कुछ बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो एक तो ये बात हो गई कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइट होती है, ठीक है, कैपिलरिटी राइज की, वो कितनी होती है, 0.30 डिवाइडेड बाई डी, वेयर एस डी इज़ द डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब। ठीक है, नोट अब आगे याद रखें, विद इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्यूब कैपिलरिटी राइज डिक्रीजेस। ठीक है, फॉर ट्यूब ऑफ डायमीटर मोर देन 6 मिलीमीटर रेडियस इज ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर द कैपिलरी राइज इज नेग्लेजिबल। देखो यार, सिंपल सी बात है जो बोली गई है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, हमारा फॉर्मूला आया है H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। ओके, वहाँ पर R क्या है, वहाँ पर R है आपका रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब। अब अगर मैं इस रेडियस को बड़ा करूँगा, अब इस रेडियस को मैं बड़ा करूँगा तो जो हाइट है ये R बड़ी होगी तो हाइट कम होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो वही बोला गया है यहाँ पर भी कि विद इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्यूब, अगर मैं डायमीटर को बढ़ाऊँगा यानी कि R बढ़ेगी तो जो कैपिलरिटी राइज है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब जो हाइट है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वही बात बोली गई है, सिंपल बात है। फॉर ट्यूब ऑफ डायमीटर मोर देन 6 मिलीमीटर, जो ट्यूब होते हैं जिनका जो डायमीटर होता है ज़्यादा होता है 6 मिलीमीटर से, डायमीटर ज़्यादा है 6 मिलीमीटर से। ठीक है, यानी कि जो रेडियस है वो ज़्यादा है अगर 3 मिलीमीटर से। ठीक है, रेडियस जो है 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो द कैपिलरिटी राइज इज़ नेग्लेजिबल। तो उस केस में जो कैपिलरिटी राइज होता है, मतलब जो कैपिलरिटी राइज होता है यानी जो H निकल के आता है वो क्या आता है, नेग्लेजिबल, मतलब ना के बराबर निकल के आता है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ आगे चलते हैं। इन एन एन्यूलर ट्यूब इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, अगर हम कोई एक एन्यूलर ट्यूब इमर्ज कर दें किसी भी लिक्विड में विद आउटर रेडियस R0, एन्यूलर ट्यूब का मतलब कुछ ऐसे, जैसे कि सपोज करो ये ट्यूब है, एक ट्यूब है ये, ठीक है, और ये मतलब कहने का ये है कि ऐसा कुछ ट्यूब है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर और उसके अंदर एक और सिलेंडर। ठीक है, कुछ ऐसे, ये जो ट्यूब है कुछ ऐसा एन्यूलर ट्यूब, मतलब एक सिलेंडर टाइप का ट्यूब, उसके अंदर एक और सिलेंडर टाइप का ट्यूब। ठीक है, तो अगर हम उस टाइप के ट्यूब को इमर्स कर दें लिक्विड के अंदर जिसकी आउटर रेडियस होगी R0, कहने का मतलब R सबस्क्रिप्ट में 0 मतलब R रेडियस आउटर, और RI अंदर वाली रेडियस RI मतलब R इनर। ठीक है, देन कैपिलरी राइज इज गिवन बाय, तो जो कैपिलरी राइज है यानी जो H है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R रो माइनस RI SROW। कहने का मतलब हमने आपको फॉर्मूला बताया कि H इक्वल्स टू ये होता है, तो यहाँ पे जो R है बस उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा। बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, S भी एज इट इज़ रहेगा, रो W भी एज इट इज़ रहेगा, R की जगह पे क्या हो जाएगा, R आउटर माइनस R इनर। बोलो, सिंपल है, आप निकाल दोगे किसी भी एनुलर ट्यूब के लिए कैपिलरिटी राइज या कैपिलरिटी डिप्रेशन, तो बस वही बात यहाँ बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ ए ट्यूब ऑफ रेडियस R, अब एक ट्यूब है जिसकी रेडियस है R, इज़ इंसर्टेड इन मर्क्यूरी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S1। ठीक है, above which a liquid of specific gravity S2 lies, then the capillarity depression is H is given by। देखो, अगर मान के चलो एक ट्यूब है जिसकी रेडियस है R, और अगर हम उस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, मरकरी के अंदर, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, S1 है। ठीक है, above which a liquid of specific gravity S2 lies, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, above जिसकी एक लिक्विड, above which a liquid, ठीक है, above which a liquid of specific gravity S2 lies। ठीक है, जो कि above है
ज़्यादा है, विच ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी H2, ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है H2 उससे ज़्यादा है, लाइज देन द कैपिलरिटी डिप्रेशन H इज़ गिवन बाय। तो इस केस में जो H है, जो कैपिलरिटी डिप्रेशन, वो कैसे दिया जाएगा, S1 माइनस S2। वहाँ पर S1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है मरकरी की, ठीक है, और S2 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है दूसरे लिक्विड की। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर है, उसके अंदर मरकरी है, ठीक है, और हम एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर एक लिक्विड और है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है कुछ, ठीक है, तो उस समय जो कैपिलरिटी डिप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा आर रो डब्लू S1 माइनस S2। वहाँ पर S1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, S2 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये कुछ ऐसे कह रहा है, ऐसे कि ये ऊपर तो है मरकरी Hg और नीचे क्या है, वो लिक्विड, ठीक है। तो इस लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो S2 और इस लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो S1। तो इस केस में जो हाइट निकलेगी, कैपिलरी डिप्रेशन निकलेगा, वो किसके बराबर आएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो डब्लू S1 माइनस S2। मतलब यही वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ 2 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, बस H की जगह पे क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, क्योंकि दो लिक्विड आ गए, एक मरकरी और एक अदर लिक्विड, ठीक है, बाकी का रो डब्लू एज इट इज़, आर एज इट इज़, ठीक है, बोलो बात क्लियर है। तो ऐसे करके फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब एक दो चीज़ें और हैं जो कि आपको देखनी है, फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थोड़ा ध्यान दें, वो दो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। इफ़ 2 वर्टिकल प्लेट्स T डिस्टेंस अपार्ट, 2 वर्टिकल प्लेट्स हैं, मतलब कि वर्टिकल प्लेट्स आप समझ रहे होंगे, खड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस अपार्ट आर हेल्ड पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा, ठीक है, जो कि T डिस्टेंस की दूरी पर हैं, मतलब कि दो वर्टिकली प्लेट्स हैं जो कि T डिस्टेंस पर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से T डिस्टेंस पर हैं, और वो हेल्ड पार्शियली इमर्स्ड, और वो पार्शियली डूबी हुई हैं किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर जिसका सरफेस टेंशन है सिग्मा और स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस लिक्विड की S। तो उस केस में जो कैपिलरिटी राइज होगा या हो सकता है डिप्रेशन होगा, वो कैसे गिवन होगा, वो गिवन होगा H इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा S, ठीक है, रो डब्लू मल्टीप्लाई बाय T, वेयर T क्या है, डिस्टेंस है, अपार्ट आर हेल्ड बाय पार्शियली इमर्स्ड। कहने का मतलब कुछ केस ऐसा है जैसे कि ये लिक्विड कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या है, 2 प्लेट डुबा रहे हैं, 2 प्लेट, और इन प्लेटों की दूरी क्या है, T। तो इस केस में ये 2 प्लेटें हैं, कैपिलरी ट्यूब नहीं है, प्लेट है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा H आएगा यानी कैपिलरिटी राइज या कैपिलरिटी डिब्रीज जो डिप्रेस्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा S रो डब्लू, बस R की जगह पे, R क्या होता था, रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा T, जो कि होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल प्लेट्स, ये जो डिस्टेंस है उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। नाउ बस एक नोट है एंड में, वो हमें समझ लेना है, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो नोट, अब नोट में क्या बोला गया है, ऑन रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब, जैसे कि मान के चलो ये एक लिक्विड कंटेनर है और इसके अंदर मैं एक कैपिलरिटी ट्यूब को डुबा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी अगर मैं हाइट को रिड्यूस कर दूं, मतलब इसकी हाइट को कम कर दूं, कहने का मतलब अब मैं इतना बड़ा कैपिलरिटी ट्यूब ना लेकर इतना बड़ा कैपिलरिटी ट्यूब ले रहा हूं, ठीक है, देन द रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है, देन द रिक्वायर्ड हाइट द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब रीअरेंज इटसेल्फ। कहने का मतलब जब जो कर्वेचर बन रहा था इस केस में, ठीक है, मान के चलो कैपिलरिटी राइज हो रहा था या कैपिलरिटी डिप्रेस्ड हो रहा था, तो ऐसे कुछ कर्वेचर बन रहा होगा, ठीक है, और जब हमने इस कैपिलरिटी ट्यूब को छोटा कर दिया तो ये जो कर्वेचर है वो अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है, क्या करता है, रीअरेंज कर लेता है इटसेल्फ उतनी हाइट के लिए। कहने का मतलब इस हाइट को एक्वायर्ड करने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड हाइट के लिए वो क्या करता है, इसे रीअरेंज कर लेगा, वो या तो कुछ ऐसा हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, वो अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा, ठीक है। और क्या होता है, द कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीजेस फॉर ए इंटरफेस, इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो एक इंटरफेस के लिए, मतलब जब आपका जो कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, ठीक है, 2 डिफरेंट सर्फेसिस का, 2 डिफरेंट लिक्विड्स का, तो उसमें जो इंटरफेस है उस समय द कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा उस इंटरफेस के लिए, एंड ए डिक्रीज फॉर ए नॉन वेटिंग सरफेस, और नॉन वेटिंग इंटरफेस के लिए क्या करेगा, ये डिक्रीज़ कर जाएगा।
यानी कि कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो क्या बात याद रखनी है आपको, जब हम इस कैपिलरिटी ट्यूब की हाइट को डिक्रीज़ कर देंगे, कहने का मतलब रिड्यूस कर देंगे, तो देन द रिक्वायर्ड हाइट, तो जो हाइट रिक्वायर्ड है उस हाइट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस हाइट को गेट करने के लिए द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सरफेस, ये जो कर्वेचर है ना, ये जो कर्वेचर है लिक्विड सरफेस का इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो कि अब ऐसी हो गई है, वो अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। हो सकता है वो फैल जाए, हो सकता है वो कम हो जाए, ठीक है, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है उस हिसाब से, ये बात बोली गई है। द कॉन्टैक्ट एंगल द कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीजेज फॉर ए इंटरफेस। और क्या होता है जब ऐसा होता है, जब हम कैपिलरी ट्यूब की हाइट को रिड्यूस कर देते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा, वो इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी इंटरफेस के लिए, ठीक है। इंटरफेस मतलब यहाँ पे बोला गया वेटिंग इंटरफेस के लिए, ठीक है, मतलब जो वेटिंग इंटरफेस होते हैं जैसे कि ग्लास और वाटर, ठीक है, उनका जो इंटरफेस बनता है वो वेटिंग बनता है, क्योंकि वहाँ पे एडेशन फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपेरेटिव टू कोहेशन फोर्स। तो उस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो क्या है, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जो नॉन वेटिंग इंटरफेस होता है, मतलब जब कोहेशन ज़्यादा होता है एडहेशन फोर्स के लिए, कोहेशन ज़्यादा होता है एडहेशन फोर्स से, तो उस केस में नॉन वेटिंग इंटरफेस होता है, तो उस केस के लिए कॉन्टैक्ट एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब को रिड्यूस करेंगे, तो जो उतनी रिक्वायर्ड हाइट के लिए, मतलब जो हाइट पहले थी उसी हाइट को गेट करने के लिए क्या करता है, ये क्या करेगा, आपकी क्या करेगा, ये जो कर्वेचर है लिक्विड सरफेस का कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसे क्या है, रीअरेंज कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वेटिंग सरफेस जो वेटिंग इंटरफेस है, ठीक है, यानी कि ग्लास और वाटर उस समय वेटिंग इंटरफेस होता है, तो वेटिंग इंटरफेस के लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस केस में। और जो नॉन वेटिंग इंटरफेस है उस केस के लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सो आई होप ये यार कुछ बातें थी जो आपको समझ में आई होंगी। आई होप ये आपको पूरी वीडियो ये समझ में आई होगी जो भी मैंने आपको इसके अंदर समझाया है। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन यार यकीन मानिए मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है और मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।